नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी ये सक्सेस स्टोरी है स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया का टेम्प्रेरी रेजिडेंसी परमिट की ये अप्रूवल आ चुकी है बच्चे की। तो ये अप्रूवल दिखाने से पहले ये भी बता दें, मतलब सक्सेस दिखाना बहुत इजी है, लेकिन सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोगों को लगता है कि हम वीज़े दाड़ दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर फैक्ट भी बताते हैं, उसको केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वीज़ा आ गया तो आपका भी आ जाएगा, या इनका रिफ्यूज़ हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशन विद स्टूडेंट एंड कंसल्टेंट बहुत है, और आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, 74% मार्क्स हैं। आई थिंक 2016 में इसने पास की है। पीटी भी बच्चे ने ऑलरेडी की हुई है, 49 है। और इवन ऑलरेडी स्टडी वीज़ा कहाँ का, इटली का रिफ्यूज़ है। तो इटली के नाम पर लोग सिर्फ वहाँ के एडमिशन्स और वहाँ कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देती हैं, उसके नाम पर ही लाखों रुपए ले लेते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप मार्केट में जो इटली को प्रमोट करता है, जो इटली का ही मेन कंसल्टेंट है, जो इटली ही है उसके पास, उससे आप एक बार पूछिए आपके सर्विस चार्जेस क्या हैं। उसने सिर्फ आपके एडमिशन और वीज़ा अप्लाई तक के अपने लाख 1.5 लाख रुपये निकाल लेना है। लेकिन इटली का जो वीज़ा सक्सेस रेट है इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि अनदर शेंगन कंट्रीज़ का है, जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है। चाहे मैं जर्मनी कहूँ, चाहे नॉर्वे कहूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रिया कहूँ, चाहे मैं लग्जमबर्ग कहूँ, क्योंकि इन कंट्रीज़ में भी फ्री स्टडी है। तो एनी हो, अभी इनकी रेजिडेंसी आई है स्लोवेनिया की बहुत स्ट्रगल के बाद। ऐसा केस है, और फीसें भी भेजी हुई हैं। और इस साल स्लोवेनियन जो गवर्नमेंट है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स पंजाबी, हरियाणा वाले स्टूडेंट, राजस्थानी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बच्चे वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी में प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं। तो काम स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ अनदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं। दैट रीज़न दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर बिफोर इशूइंग द रेजिडेंसी परमिट। दूसरा, दे आर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम जो रेजिडेंसी है आफ्टर एडमिशन 4 to 5 मंथ के अंदर आई हैं, लेकिन इस साल 7 महीने के बाद बच्चों की रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आई हैं, जब हमने एम्बेसी के अंदर फाइलें जमा करवा दी। तो आप वो 7 मंथ देख सकते हैं सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि फीसिस नॉट रिफंडेबल हैं जो हमने यूनिवर्सिटीज़ को भेजी हुई हैं। यूनिवर्सिटी कहती है ये फ़ीस तो लगेगी, नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका नेगेटिव डिसीजन आता है तो पेरेंट्स और बच्चा भी कंफ्यूज रहता है। बट जब पिछला रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 4 साल का, 100% परफॉर्म रहे हैं। लेकिन इस साल स्लोवेनिया की रिफ्यूज़ल भी देखने को मिली हैं, कुछ बच्चों के रिफ्यूज़ल भी आए हैं। वो किन बच्चों के आए हैं? जिनकी जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स या फंड्स में प्रॉब्लम है। दैट रीज़न उन्होंने उन बच्चों को रिफ्यूज किया है। उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू ली। अभी इंटरव्यू में अगर उन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे हैं, अभी 20 के ही नहीं हमें आंसर आ रहे हैं, तो देन दे विल अंडरस्टैंड कि ये बच्चा नॉट ए सीरियस स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज़ ओनली यूजिंग एज ए ट्रांजिट कंट्री टू एंटर इन शेंगन। तो ऐसी चीज़ें वो समझते हैं जब आपकी इंटरव्यू होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम बिफोर टेकिंग द केस सारा का सारा क्लैरिफाई कर देते हैं कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, फंड्स उसके अपने हैं या थर्ड पार्टी से शो करने हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम उस केस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सर, आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सबसे पहले ये सर, मुझे यूट्यूब से पता चला था। ठीक। आई थिंक आपके ब्रदर भी हमारे थ्रू गए थे। यस सर। कौन सी कंट्री में? रोमानिया। तो हाँ, देखिए वो भी डिस्कस रह गई। रोमानिया में गए थे इनके ब्रदर भी हमारे थ्रू, वो भी रिफ्यूज थे 2-3 शेंगन कंट्री से। तो उनका स्टूडेंट वीज़ा रोमानिया का लेकर दिया था। उसमें भी बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यहाँ पर कोविड के टाइम रोमानिया ने कुछ बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ किए थे स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, करने क्या जाना है। फिर भी बच्चे का हमने पूरी कोशिश करके वीज़ा लेकर दिया है। फिर बता दिया, वीज़ा और एडमिशन एम्बेसीज और यूनिवर्सिटीज़ ने देना है, नॉट ए कंसल्टेंट। बट आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, आपकी फ़ाइल के ऊपर कितना परफॉर्म करता है, आपको कितना कॉपरेट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एजुकेशन क्या हैं? सर, मैंने 12th पास की है 2016 में। अच्छा जी। 74% आर्ट्स में। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने पीडी की है। ठीक है। और पीडी में मेरे स्कोर हैं अराउंड 49%। ठीक है। 5.5। ठीक ठीक ठीक। तो आपका स्लोवेनिया में एडमिशन है, एम्बेसी का एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो एम्बेसी कितना का क्वेश्चंस पूछती हैं? जब आप एम्बेसीज में जाते हैं कितने का क्वेश्चंस पूछती हैं?
सर अगर बात करें इंटरव्यू के टाइम तो बहुत ही पूछते हैं। हाँ, तो वो इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश के कौन सी लैंग्वेज में है? सर वो इंग्लिश में है। तो जो बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, वेदर ही कैन क्लियर द इंटरव्यू दैट? नो सर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या पूछते हैं जनरली? सर रिगार्डिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉलेज के होते हैं, कोर्स के होते हैं और टीआरसी रिलेटेड होते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आपको टोटल टाइम कितना लगा एम्बेसी में सबमिशन करने के बाद? जब एम्बेसी में आपने कौन से मंथ में अपने बायोमेट्रिक दिए थे? सर मैंने अक्टूबर में फाइल अपनी सबमिट की थी, तभी मेरे बायोमेट्रिक हो गए थे। अक्टूबर में? जी सर। अक्टूबर का कोई मंथ, कोई वीक याद हो? सर लास्ट ईयर अक्टूबर में 26 अक्टूबर मतलब एम्बेसी में जमा करवाई? जी जी। तो अभी 26 को जमा कराई थी, अभी अप्रैल जो कि ख़त्म होने वाला है, अब जाके डिसीजन आया है। तो आप इसकी सिचुएशन समझ सकते हैं कि घर में मैं बैठा हुआ, सर फीसें जा रही हैं। पेरेंट्स की सिचुएशन समझते होंगे, वो भी हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज डालते हैं सर आगे। जब हम आगे लिखते हैं तो वो कहेंगे कि पेशेंस करें, हमारे पास नंबर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, आपका डिसीजन वहाँ की इमिग्रेशन ने देना है, नोट बाय द एम्बेसी। जब तक हमारे पास डिसीजन नहीं आता तो तब तक हम आपको कुछ भी अपडेशंस नहीं देंगे। तो कंसल्टेंट मेरे जैसे ने भी आगे यही अपडेशंस आपको देनी, सर ये मेल आई है, ये मेल मैंने डाली है। तो ऐसा है कि एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपकी मतलब क्या सिचुएशन रही होगी? ये 6-7 मंथ ये जो डिसीजन नहीं आया, क्या फील करते थे उस टाइम? सर पेशेंस ही है, उसके अलावा तो कुछ ही नहीं है, वेट ही कर सकते हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बैंक कितनी बारी मंगवाई उन्होंने? सर उन्होंने 3 बार तो मंगवाई थी। 3 बार एम्बेसी ने आफ्टर सबमिशन बैंक स्टेटमेंट मंगाई। पीसीसी कितनी बारी गई आपकी द्वारा? सर पीसीसी फर्स्ट टाइम गई थी जब फाइल सबमिट हुई। एम्बेसी में कितनी बारी जाना पड़ा आपको? सर एम्बेसी में 3 बार एम्बेसी में भी जाना पड़ा। देख लीजिए, अक्टूबर में जमा करवाई है, एम्बेसी ने 3 टाइम्स बैंक स्टेटमेंट मांगी है, साथ में सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा, ये फंड्स कहाँ से आए हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन। तो फंड्स किसके अकाउंट में दिखाए थे आपने? सर फर्स्ट तो मैंने अपने डैड के अकाउंट में दिखाए थे, बाद में उन्होंने कहा था कि अपने अकाउंट में चाहिए, तो फिर मैंने अपने अकाउंट में शो कराए थे। ठीक ठीक ठीक। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्राउन इमिग्रेशन के साथ? सर बढ़िया था, जो सर्विसेज बढ़िया ही थी। वीज़ा आ गया बढ़िया, जो ना आता तो फिर क्या आता? फिर एजेंट बहुत माड़ा है, ये है एजेंट को पता ही नहीं है क्या करना है। मैंने फिर बता दिया, ये देखो रिजल्ट उन्होंने देने हैं। अगर मैं काम ना करता हूँ, काम क्या है कि आपका कोई जवाब ना देता हूँ, हाँ एम्बेसीज में कोई मेल ना लिखता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ को मैं मेल ना लिखता हूँ, तब मैं कहूँगा कि हम बहुत माड़े हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपको कोई अपडेशन नहीं देते। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? जो केस चल रहा है आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान था, ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? क्या हमने कोई आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए थे जहाँ हम आपको कभी अपडेट नहीं करते थे, क्या थी इसमें? नहीं सर, ऐसे नहीं है कि अपडेट नहीं करते थे। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव से और जो कॉलेज से आता है, जो भी कोई नोटिफिकेशन होती है वो आप मुझे डायरेक्टली बताते थे, और जो भी मैं अगर पूछना चाहूँ तो वो आपसे डायरेक्टली बात करना था। ठीक ठीक ठीक। तो सारा कुछ ओपन था? हाँ। ये तो नहीं हम कोई चीज़ आपसे हाइड करते थे, कुछ बताना नहीं? नहीं सर, ये जब भी आता था बता देते थे? जी जी। तो आप फिर खिंच जाते थे, यार अभी ये डॉक्यूमेंट मांग ली। देखिए मैं खुद नहीं बताता, अभी मेल आई तो अभी हमने भेजनी आई। आज आपने सर ये बताया, कल आपने, मैं क्या एम्बेसीज मांग रही है, ये हमारा पार्ट नहीं है, अभी ये भेजने पड़ेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपने वीज़ा लेना है। तो आपको ये लगता है कि एजेंटों की सेटिंग एम्बेसी के अंदर इजीली वीज़ा दे सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका अलग सिस्टम है कि उन्होंने प्रोवाइड करना है। तो आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर कॉपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कंसल्टेंट का कितना कितना होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सारा कुछ एजेंट ही करता है कि स्टूडेंट नहीं करता, स्टूडेंट का कोई काम नहीं है? ये दोनों का कितना कितना होना चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रोल किसका है इसमें? सर स्टूडेंट का होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब तक स्टूडेंट का खुद का रोल नहीं है ना, तो स्टूडेंट किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएगा। उसकी इन्वॉल्वमेंट उसके केस में नहीं है ना, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसको पता ही नहीं है फाइल के अंदर क्या लगाया है। मैं एम्बेसी में जा रहा हूँ, एटलीस्ट प्रिपेयर हिमसेल्फ बिफोर गोइंग टू द एम्बेसी कि मेरी फाइल के अंदर क्या लगा है, मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, मेरे पास फंड्स कितने पड़े हुए हैं, मेरा कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, मैंने वहाँ जाकर कहाँ रहना है। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में पता नहीं तो कंसल्टेंट को जितने मर्जी पैसे दे दो, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो स्टूडेंट का रोल सबसे ज़्यादा है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं। अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं तो क्राउन इमिग्रेशन के सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज है। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली कि इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।